चांद पर झंडे गाड़ने के बाद अब इसरो ने सूरज की ओर रुख कर लिया है। जल्द ही इसरो अपना मिशन सूरज पर भी भेजने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो अब सूर्य के अध्ययन के लिए एक हफ्ते के भीतर ही यानी 2 सितंबर को सौर मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम देसाई ने दी है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। इसे सूर्य के चारों ओर बनने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। आदित्य यान L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। ये पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। ये लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर की कक्षा फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के अलावा सबसे बाहरी परत कोरोना की अलग अलग वेब बैंड से 7 पेलोड के जरिए टेस्टिंग करेगा। इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक आदित्य L1 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के शासन में फैले कथित भ्रष्टाचार पर फिर एक बार गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कड़े प्रहार किए हैं। आज हमने गुजरात में जो भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है उसका एक डॉक्यूमेंट देके लोगों के सामने सच्चाई रखी है। गुजरात में पावर परचेज एग्रीमेंट, बिजली खरीद करने के लिए, परचेज करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, जो गुजरात सरकार ने अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड के साथ किया था, उस पीपीए की एक कंडीशन थी कि जो भी कोल परचेज होगा उस कोल के पूरे डॉक्यूमेंट्स, बिल, ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिव बिड, सारा डॉक्यूमेंट देना होगा अदानी पावर मुंद्रा को, सरकार को। और एक आर्गुस जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस की बेंचमार्क तय करता है और आर्गुस के साथ कंपेयर होगा। विच एवर इज लेस, जो कम होगा वो प्राइस एनर्जी के चार्जेस पे अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को मिलेगी। 5 साल तक एक गफला चलता रहा और जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की कमिटी बनाने का सोचा, सेबी एक्टिवेट हुई, जेपीसी की मांग हुई, तब उन अधिकारियों को लगा कि हमें भी दिक्कत आ सकती है, तो उन्होंने ये खत लिखा अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को कि 5 साल तक हम आपसे पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिल मांगते रहे, डॉक्यूमेंट मांगते रहे, आपने नहीं दिया आज तक, और आप बहुत प्राइस अपर लिमिट की दिखा के सरकार से 13,902 करोड़ रुपए ले गए हो, पर एग्रीमेंट के तहत आर्गुस से ऊपर पैसा नहीं मिल सकता। आपको मिलने वाला सिर्फ 9,900 करोड़ है। माने 3,900 करोड़, 3,900 करोड़ ज्यादा गए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप वापिस करो। एक गफला है। गुजरात सरकार द्वारा अदानी को ज्यादा पैसे चुकाए जाने के मामले आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने भी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए हैं। वहीं गुजरात सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने इस पर जवाब भी दिया है। અમે વારંવાર કહીએ છીએ કે ભ્રષ્ટ ભાજપ જ્યાં પણ મલાઈ મળે ત્યાં મુક્તિ નથી। જે રીતે અત્યારે આપ કહી રહ્યા છો ને જે રીતે એક ડોક્યુમેન્ટ્સ સામે આવ્યા છે એમાં ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડે લખ્યું છે અદાણીને કે ભાઈ તમને જે રૂપિયા આપવાના હતા એમાં 9,902 કરોડ આપવાના હતા, એની જગ્યાએ 13,802 કરોડ ચૂકવી દીધા છે। એટલે કે ઓછામાં ઓછો 3,900 કરોડ રૂપિયા વધારે અદાણીને ચૂકવી દીધા। તમે વિચાર કરો, એક કહેવત છે દલા તરવાડીની વાડી, રીંગણા લઉં 2-4, પોતે જ પોતે મોઢેથી બોલે
કે લેને 10-12 ગુજરાતની જનતાને કઈ રીતે સિસ્ટમેટિકલી લૂંટ ચલાવવામાં આવી રહી છે. તમે વિચાર કરો કે 3,900 કરોડ રૂપિયા વધારે ચૂકવાઈ ગયા અને ખબર પણ ન પડી, અને પછી ધીરે ધીરે જ્યારે ખુલાસા આવ્યા ત્યારે આને ઢાંક પીછોડો કરવાનું ભ્રષ્ટ ભાજપ સરકારે કહ્યું છે. પહેલાં પીપીએ કર્યું હતું ગુજરાત સરકાર અને અદાણી પાવર મુન્દ્રા લિમિટેડે પાવર પરચેસ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કર્યું હતું, અને સાઇનમાં એવું નક્કી થયું હતું કે જે રીતે જે 5 વર્ષમાં જે ભાવ આવે એ ભાવે એની તુલના કરી અને ભાવ લગાડવાના. ત્યારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે અદાણીજીએ એની કંપની અદાણી પાવર મુન્દ્રા લિમિટેડે 5 વર્ષમાં કોઈ જ કાગળ આપ્યા નહીં ચાર્જીસના. અને આજે જે રીતે આખી ચિઠ્ઠી સામે આવી છે, ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડે જે અદાણી પાવર મુન્દ્રા લિમિટેડને જે લખ્યું છે, અને અમે વારંવાર કહીએ છીએ કે અદાણીજીને આટલા ફાયદા કેમ કરાવવામાં આવે છે. એરપોર્ટ અદાણીને, ટ્રેન અદાણીને, પોર્ટ અદાણીને, આ બધું શું કામ થઈ રહ્યું છે ઉર્જામાં અદાણીને. અને આ અદાણીને જે રૂપિયા આપવામાં આવે છે એમાં ગુજરાતની જનતાના 3,900 કરોડ રૂપિયા આ તો એક ઘટનામાં ગયા એવું સ્પષ્ટપણે આમાં લાગી રહ્યું છે. તો શું આમાં ઈડી આવશે? આમ આદમી પાર્ટી ડિમાન્ડ કરી રહી છે कि हम ईडी ની तपास કરવામાં આવે. 3900 करोड़ का जो आक्षेप लगाया है वो सदंतर बेबुनियाद है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट ही है, और उन्होंने जो पत्र व्यवहार किया है वो भी ऑफिशियल है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है. लेकिन ये मैंने पूरी बात गुजराती में भी बताई है, और ये बात केवल न केवल ये राजकीय तौर पे जब जब भी इलेक्शन आते हैं तो ऐसे बातें कांग्रेस की ओर से रखे गए हैं. उन्होंने एक बात ये भी बताई थी कि जब मैं मंत्री था तो महाराष्ट्र से ज़्यादा उद्योग आ रहे थे. हम तो आपसे बहुत विनती करते थे, आप मंत्री थे, सरकार आपकी सालों साल रही थी, नर्मदा योजना का शिलान्यास आपने किया था, कांग्रेस सरकार में जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, तो उसको पूरा करके गुजरात के जो पीने के पानी की व्यवस्था अब हो रही है, खेती को पानी देने के लिए व्यवस्था जो अब हो रही है वो भी आपको कर लेनी चाहिए थी. बहुत ड्रास्टिक चेंज गुजरात की इकोनॉमी में, गुजरात में आप नर्मदा बंद पूरा करके आप ले आते तो मैं मानता हूँ कि गुजरात आज तक बहुत बदल गया होता, जो पिछले 5-7 सालों में उसकी व्यवस्था चालू है. गुजरात के वडोदरा में कार्यरत बरोड़ा डेयरी की वार्षिक साधारण सभा का आज आयोजन किया गया, जिसमें फिर एक बार पशुपालकों को कम दाम मिलने का मुद्दा उठा. गुजरात के वडोदरा में केलनपुर में स्थित दादा भगवान के मंदिर में बरोड़ा डेयरी की 66वीं साधारण सभा का आयोजन किया गया. इस सभा में बड़ी संख्या में डायरेक्टर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पशुपालकों की उपस्थिति रही. इस मौके पर पशुपालकों ने उन्हें कम दाम मिलने का मुद्दा फिर एक बार उठाया. મને ખબર છે કે 2 થી 3 વખત દૂધની થેલીમાં કે છાશની થેલીમાં ભાવ વધારો આવ્યો છે, બરાબર છે. તો સ્વાભાવિક છે કે દૂધ ઉત્પાદકોને એ ભાવ વધારે મળવો જોઈએ અને એ નફો પણ વધારે મળવો જોઈએ. ત્રીજી વસ્તુ કે આ સંસ્થા પશુપાલકોની બનેલી છે, અને જો પશુપાલકોની સંસ્થા બનેલી હોય તો આ નિયામક મંડળે એટલું પણ વિચારવું જોઈએ કે જે પશુપાલક દૂધ ઉત્પાદન પેદા કરે છે એને ખરેખર પોસાય છે કે નહીં. તમે સાહેબશ્રીના પ્રશ્નમાં એક વસ્તુ એવું પણ આવી છે કે દિન પ્રતિદિન ગયા વર્ષની તુલનામાં આ વર્ષે વડોદરા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘમાં આટલા લાખ લીટર દૂધ ઓછું આવ્યું છે. તો કેમ લાખ ઓછું આવ્યું છે? કારણ શું? કારણ માત્ર એ છે કે પશુપાલકોને દૂધ વેચવું પોસાતું નથી. કેમ દૂધ વેચવું પોસાતું નથી? આપણે એક બાજુ કહે છે કે આપણી નફો કરતી સંસ્થા છે, તો પશુપાલકથી આ મંડળી બનેલી છે, મંડળીથી સંઘ બનેલો છે, અને સંઘમાંથી નિયામક મંડળ આવેલું છે. તો એ નિયામક મંડળે પશુપાલકને ખરેખર દૂધ પોસાય છે કે નહીં પોસાય એ પોસાવવું પડે. બીજી વસ્તુ કે આપણો સંઘ ચોક્કસ કહે છે કે નથી પોસાતું. માની લો સાહેબ, બરોડા જિલ્લા સંઘ છે
એની અંદર જે દૂધ અને દૂધની પ્રોડક્ટો છે એ વડોદરા સિટીમાં જ વેચાણ માટે પૂર્ણ થઈ જાય છે. એમને માર્કેટિંગનો કોઈ પણ ખર્ચો કરવો પડતો નથી. આ સૌથી મોટો નફો છે. 805 રૂપિયા ભાવ આપે છે, આ લોકો 765 રૂપિયા ભાવ આપે છે. સેકન્ડ ગ્રેડમાં 688 રૂપિયા ભાવ લઈ જાય છે. 1 લીટરે 8 થી 10 રૂપિયાની અમારા દૂધ ઉત્પાદકોને ખોટ છે. આ લોકોએ સભા ચાલુ કરી, તમે પણ જોયું કે 2 મિનિટમાં પૂરી કરી એ જ જતા રહ્યા. એ લોકોને સાધારણ સભાનો મતલબ એવો છે કે તમારો પ્રશ્ન ઉઠાવવા માટે તમને અહીં આઈન ઉપર તારે પહેલા અહીં આઈન ઉપર જતા રહ્યા. इस मामले बरोड़ा डेयरी के अध्यक्ष सतीश पटेल ने बताया कि सालों से वे पशुपालकों के हित में ही बरोड़ा डेयरी के जरिए निर्णय करते आए हैं और इस बार भी पशुपालकों के हक में ही निर्णय लिया जाएगा. दूध ओछું આવે છે એ વાત બિલકુલ ખોટી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં ફેડરેશનમાં જઈને તમે તપાસ કરશો તો દરેક સંઘોનું દૂધ 5% થી 10% થી 15% સુધી બધા સંઘોમાં ઓછું છેલ્લા 2 વર્ષના અંદર આવતું હોય છે. અને એના ભાગરૂપે આપણું પણ જે દૂધ ઘટ્યું છે એ આખા ગુજરાતનું ઘટ્યું છે, એના ભાગરૂપે ઘટ્યું છે. ભાવફેર અન્ય સંઘો કરતાં આપણો ક્યાંય ઓછો નથી. અન્ય કોઈક સંઘનો વધારે હશે, પરંતુ એ જ લોકો દૂધ બહારથી લાવીને અન્ય રાજ્યોમાં ઊંચા ભાવે દૂધ વેચવાના કારણે એ જે કંઈક નફો મળે એ ઉમેરીને આપતા હોય છે. જ્યારે આપણી પાસે આપણી વધારાનો કોઈ એવો દૂધનો જથ્થો નથી કે આપણે અન્ય રાજ્યોમાં આપી શકીએ. गुजरात के कच्छ के प्रसिद्ध कंडला पोर्ट पर अक्सर दुर्घटनाएं घटती रहती है. आज फिर एक बार कंडला पोर्ट से दुर्घटना का एक वीडियो सामने आया है. गुजरात के कच्छ के प्रसिद्ध कंडला पोर्ट पर फिर एक बार दुर्घटना सामने आई है. कंडला पोर्ट पर बिना सेफ्टी के लापरवाही के साथ काम हो रहा है, जिसका एक उम्दा नमूना फिर एक बार सामने आया है. यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्यवाही के दौरान लिफ्टिंग बेल्ट अचानक टूट जाने से क्रेन नीचे गिर पड़ी. कच्छ के कंडला पोर्ट पर जेटी नंबर 6 के पास ये घटना घटी है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ऑपरेशन के वक्त क्रेन टूट जाने से बड़ा हादसा हुआ है. अचानक क्रेन के ऊपर जाते वक्त लिफ्टिंग बेल्ट टूट गया, जिससे क्रेन नीचे गिरकर पलट गई. इस मामले पोर्ट के अधिकारियों से पूछताछ करने की कोशिश करने पर उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया. ऐसे में यहां हुई नुकसानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है. अच्छी बात यह रही कि इस दौरान आसपास कोई लोग नहीं है. ऐसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.